नमस्कार, किशोर जी। जी, नमस्कार। आपको भी नमस्कार प्रज्ञा। तो यहाँ पर आज शदल रेडियो के सभी श्रोताओं, सभी दर्शकों को प्रज्ञा मिश्र का बहुत-बहुत नमस्कार। आज हमारे साथ इस मंच पर उपस्थित हैं किशोर चौधरी जी बाड़मेर से। ये हमारे मंच का सौभाग्य है कि आपके जैसे कवि, कहानीकार और बाड़मेर और राजस्थान की मिट्टी के इतने बड़े लेखक आज सप्रेम उपस्थित हैं हमारे पटल पर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले कुछ चंद शब्द मैं अपने दर्शकों को, श्रोताओं को यहाँ बताना चाहूँगी कि किशोर चौधरी बाड़मेर राजस्थान के कवि और कथाकार हैं। आपके लेखन कैरियर में ब्लॉग, कहानियाँ और हथकढ़ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसे मैंने अक्सर पढ़ा है ब्लॉग स्पॉट पे। ये ब्लॉगिंग के ज़माने में इसने आपको बहुत लोकप्रिय ब्लॉगर बनाया। किशोर जी, आप पेशे से रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं और शास्त्रीय और लोक संगीत में विशेष रुचि भी रखते हैं। आपके बारे में लेख और साक्षात्कार कई प्रमुख समाचार पत्रों और वेबसाइटों पर उपलब्ध है, जिसे हमने नियमित पढ़ा भी है। और निश्चित रूप से आधुनिकता और आपकी शैली के कारण समकालीन हिंदी में भी आप समय से आगे हैं। आपकी एक किताब जो मैंने आपके द्वारा भेजी गई थी और जो मैंने पढ़ी है, कालो थ्यूसे, वह किताब बहुत ही प्रिय किताब है मेरी, क्योंकि इसमें जो कहानियाँ जिस तरीके से, जिस शैली में लिखी गई हैं, ऐसा लगता है कि वहाँ पे लेखक की जगह मैं यात्रा कर रही हूँ। वो हर किसी की कहानी हो गई है। इसी तरह छोरी कमली और बहुत सारी ऐसी किताबें हैं आपकी जो बड़े दिल के करीब और इमोशन से भींगी हुई किताबें, भींगी हुई कहानियाँ हैं, ना बनावटी हैं बिल्कुल, ना उनमें शब्दों का आडंबर है। बहुत शानदार। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत बहुत है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद प्रज्ञा आपका। किशोर जी, बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं हमारे मंच के लिए आपसे 2 शब्द सुनते हुए आपसे पहला सवाल रखूँगी। तो आप कुछ कहना चाहते हैं आज के दिन के लिए? शतल रेडियो के बारे में मुझे ऑनलाइन ही मालूम हुआ था और हम लोग पूर्व थोड़े से परिचित थे, किंतु वास्तविक जान-पहचान हुई है। शतल रेडियो पर बहुत अच्छी सामग्री है, साहित्य, संस्कृति, कला और हर तरीके के और हर क्षेत्र के जो लोग हैं, वे वहाँ पर आपने उनको आमंत्रित किया है और उनके बारे में संवाद करके सुनने वालों को और जो जो लोग देखने वाले हैं, उन सब लोगों को समृद्ध किया है आपने, तो बड़ा ही सुंदर आयोजन है आपका और मैं इसी काम आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आज जो साक्षात्कार नहीं किए जा रहे हैं, आज हम जो बातचीत नहीं कर रहे हैं, उसे कल कोई कैसे कर पाएगा? तो ये ठीक समय है कि इस समय को रिकॉर्ड किया जाए, साहित्य को, संस्कृति को, कला को, इस क्षेत्र में जो भी बदलाव हो रहे हैं, उनको हम रिकॉर्ड करते रहें, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन होता रहे, तो इससे सुंदर और महत्वपूर्ण कार्य कुछ नहीं हो सकता। आप बहुत बड़ा सुंदर धन्यवाद, काम कर रही हैं बहुत और मैं धन्यवाद। इसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद फिर से देता हूँ। आपके शब्द निश्चय ही बहुत ही मोटिवेटिंग हैं। किशोर जी, कुछ बातें जो मेरे ज़हन में हमेशा आपसे पूछने के लिए बनी रहीं और आज ये शुभ अवसर आया है। साहित्य, सौंदर्य और कला, फ़ोटोग्राफ़ी, इन सब में एक सी रुचि आपके भीतर कैसे जागृत हुई? और
किसी भी कोण को देखने का ऐसा दृष्टिकोण कैसे उत्पन्न हुआ कि वो अ, हर किसी के लिए रुचिकर हो जाए, चाहे वो कितनी भी साधारण-साधारण बात हो, साधारण-साधारण दृश्य हो, उसमें कलात्मकता आप कैसे उत्पन्न कर लेते हैं? आपको एक बात बताऊँ प्रज्ञा जी कि हम हर व्यक्ति के भीतर सब कलाओं का थोड़ा-थोड़ा अंश होता है। अब उसे बाद में ये पहचानना पड़ता है कि वो किस क्षेत्र में अच्छा काम कर सकता है। मैं जब 9th-10th में था, तो आगरा फाइन आर्ट अ, जो कॉलेज के पढ़े हुए विद्यार्थी थे बीबीएल भटनागर सर, तो वे मेरे पिताजी के दोस्त हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा किशोर को भेजो, मैं उसे पेंटिंग सिखाता हूँ। तो वे मुझसे कई महीनों तक हाथ, पंजे, नाक, आँखें बनवाते रहे कि ये काम करना है, ऐसे करना है, पर मुझे उसमें कोई आनंद नहीं आता था क्योंकि वो दोस्त थे पापा के और जाना आवश्यक था कि अगर नहीं गए तो फिर वो शिकायत करेंगे, आज आया नहीं किशोर काम करने के लिए। तो मैं अक्सर वहाँ बैठ कर के ख्वाब देखता था कि एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनी है और उस पेंटिंग के नीचे मेरा नाम लिखा हुआ है। जो हालाँकि मैं कभी काम नहीं करता था वहाँ पे। तो फिगर का मैंने कुछ काम किया, फिर मुझे समझ में आ गया कि नहीं ये पेंटिंग करना जो है ना मेरे मन का काम नहीं है और मैं इसमें अपना हाथ ठीक नहीं कर पाऊँगा। इसी दौरान मैं जब 7वीं-8वीं में था पहले, तो फ़ादर ने मुझे कहा कि जो पिताजी ने कहा संगीत सीखने चले जाइए। तो वहाँ पर एक हमारे उस्ताद जी हुआ करते थे और 2 हारमोनियम थे। 8-10 बच्चे थे हम, तो वहाँ बैठ कर के और मेरा मन नहीं लगता था वहाँ, क्योंकि वो सरगम याद करते हुए और आप जो है वहाँ पर अंगुलियाँ चलाते हुए हारमोनियम पे, तो फिर मैं थोड़ी देर बाद बैठ कर के गाड़ियों के हॉर्न बजाया करता था कि देखिए ये इस गाड़ी का हॉर्न है, ये उस गाड़ी का हॉर्न है। तो मुझे ये समझ में आया कि भई संगीत भी ना अपने अपने बस की बात नहीं है। फिर पत्र-पत्रिकाएँ पढ़ते हुए मैंने कुछ खत लिखे कि मुझे क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। तो 9th क्लास के अंदर एक खत जो है, कोई साहित्यिक पत्रिका में आ गया था। तो वहाँ पर आने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो ये कितना अच्छा हुआ, इतनी बड़ी मैगज़ीन के अंदर मेरा नाम लिखा हुआ है। खत में क्या लिखा है उससे मुझे कुछ ख़ास वास्ता नहीं था कि मैंने उनको क्या लिखा है या उन्होंने उसे एडिट किस तरह से किया है, इस पे भी मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अपना नाम देखना बड़ा सुखकर था वो। तो ये सब चलते हुए फिर मैंने साइंस जो है छोड़ कर के और मैंने कहा पिताजी से कि मैं हिंदी साहित्य पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हिंदी साहित्य में तो बहुत कम अवसर होते हैं, आप इसको पढ़कर क्या करेंगे? तो साहित्य पढ़ लो, तो फिर मैंने हिंदी साहित्य के साथ में स्नातक किया और स्नातक के बाद हिंदी साहित्य के स्नातकोत्तर में मैंने एडमिशन ले लिया और वो एडमिशन लेने के साल भर बाद मेरा आकाशवाणी में जो हो गया चयन, तो वो मेरी स्नातकोत्तर की पढ़ाई वहीं छूट गई। लेकिन बाद में मैंने पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातकोत्तर की उपाधि ली। तो रुचियाँ आपकी बहुत सारी हो सकती हैं। सुनने में आपको अच्छा लग सकता है, देखने में अच्छा लग सकता है, लिखने में अच्छा लग सकता है, लेकिन आप किसमें अच्छे हैं, वो रुचि आपको अपने आप चुन लेती है। आपको लगता है कि फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है, आप खुद महसूस करने लगते हैं कि आप लिखने में थोड़े बेहतर हैं, थोड़ा अच्छा कर रहे हैं। तो इसी के कारण ऐसा हुआ कि मैंने कुछ कविताएँ लिखनी आरंभ की। मुझे लगता था कि कहानी कोई कैसे लिख सकता है? 5,000 शब्द कैसे लिखे जाएँगे? जबकि मुझे ये नहीं मालूम था कि कविता में आपको वही बात कहनी है जो आपको 5,000 शब्दों में आप कहते हैं, 10,000 शब्द में कहते हैं, उसको बहुत कम शब्दों में कह देना है। लेकिन वो जो होता है भय कि इतना नहीं लिखा जा सकता, तो मैंने शुरुआती दौर में कुछ छंद मुक्त कविताएँ लिखी, कुछ हिंदी साहित्य का असर था कि मैं सारी वो छंद की और सोरठा, दोहा फिर उन पर अभ्यास करने लगा। लेकिन उसके बाद मुझे आ गया समझ में कि भई ये भी अपने जो है मतलब बूते का बात नहीं है। तो अलग-अलग विधाओं से अलग एक ही विधा में जैसे आप साहित्य ही लें, तो साहित्य में भी आपको ये चुनना पड़ेगा कि उसमें कौन-सी विधा में आप अच्छे हैं। आप क्या अच्छा लिख सकते हैं कि जिसमें आप बहुत आसान महसूस करें और वो अच्छा भी बन पड़े। तो फिर अंततः ये हुआ कि 2008 के अंत में मैंने ब्लॉगर पर अपना अकाउंट बनाया और उस पर हिंदी कहानियों के ड्राफ्ट लिखने आरंभ किए। ये यात्रा न सिर्फ रोचक है, बल्कि एक पथ प्रदर्शक यात्रा भी है कि कोई हिंदी का जो हिंदी का नहीं भी है व्यक्ति, वो किस तरह अपने आप को किसी एक भाषा के माध्यम से रखना और
अभिव्यक्त करना शुरू करे और कैसे अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करे, कैसे फाइंड आउट करे, अपने भीतर की क्या बात है उसको। आपकी अब तक 6 मेरे ख़्याल 6-7 से अधिक किताबें आ चुकी हैं और 6 किताबें। 6 किताबें। 6 जी, किताबें आई हैं। जी। जी। तो ये जो पूरा लेखन आपका होता है, इसकी स्रोत सामग्री आप कैसे इकट्ठा करते हैं? अ, आपने बहुत सुंदर बात पूछी। अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि कहानी आपके दिमाग में कहाँ से आती है? कहाँ से आप उसका सूत्र पाते हैं? और फिर किस तरह से उसको सौष्ठव के रूप में सामने रखते हैं, कि जिसमें सब अंग साफ दिखते हों और एक संपूर्ण आकृति बन गई हो, रचना बन गई हो। मैंने पहली कहानी इसलिए लिखी थी कि कोई दोस्त ने मेरे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया, धोखा किया, उसने मुझसे झूठ बोला। अब चूँकि वो मेरा दोस्त है, तो मैं उसको ये नहीं कह सकता हूँ कि तुमने ऐसा किया। लेकिन मैं इस भार से मुक्त होना चाहता हूँ। तो मैंने वो सारी इकट्ठ 1500 शब्दों का ड्राफ्ट लिखा और उसे मैंने पोस्ट कर दिया। तो उस पर जो है बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया रही, फीडबैक बहुत अच्छा था। लोगों ने कहा ये अच्छा है, आपने अच्छा ड्राफ्ट लिखा है, कहानी बहुत बढ़िया है, ये वो। तो वो जो पहली घटना थी कि मैंने इसलिए लिखी थी कि भई इसे किसी को कह नहीं सकते हैं तो लिख देते हैं। फिर मुझे समझ में आया कि हमारे जीवन में ऐसी अनेक घटनाएँ हमारे साथ घटती है, इससे अधिक घटनाएँ हमारे आस-पास हो रही होती है घटित। हम अच्छे से जान समझ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि इस स्त्री के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। इस इस जो लड़के को नौकरी नहीं मिल रही है, इसका काम था वो इसका काम छिन गया है। इस जो है बच्चे ने इतना इंतज़ार किया, शिक्षा हासिल की, फिर भी जो है अभी तक ये चंद रुपयों के लिए यहाँ-वहाँ घूम रहा है। तो समाज में हमारे आस-पास के जो लोग हैं, वे जीवन क्या जी रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं और इसकी क्या वजहें हो सकती है? कौन लोग इसके लिए ज़िम्मेदार हैं? क्या इसके लिए सत्ता को हम ये कहें कि भई सत्ता की ज़िम्मेदारी है कि वो रोज़गार के अवसर बनाए? क्या हम इसके लिए ये कहें कि वो स्वयं एफर्ट ले अपने? तो उन सब घटनाओं को मैं कहीं न कहीं जहाँ पर वे जो पिंच होती हैं, तो मैं सोचता हूँ कि इस बात को लिख लेना चाहिए। जब आप एक बार उसे लिखना आरंभ करते हैं, तो आप फिर पात्रों के नाम बदल देते हैं, भूगोल बदल देते हैं। फिर अपनी ओर से भी सोचते हैं कि वह व्यक्ति क्या सोच रहा होगा। तो ये एक इस ढंग की आप यूँ कहें प्रक्रिया है कि जिसमें आप एक व्यक्ति को जानते हैं, लेकिन व्यक्ति के बाहरी आवरण के अलावा उसके भीतर क्या चल रहा है, उसे नहीं जानते। तो आप अपने मन से सोचते हैं कि अगर मैं उस स्थिति में हुआ होता, तो मैं क्या सोच रहा होता? तो वो मैंने अपने मन से सोचा कि ऐसे व्यवहार में मैं क्या किसी को उत्तर देता, कितना झूठ बोलता, कितना सच बोलता, कितना सामने रखता, कितना अपने अपने अंदर ही रख लेता। तो वे सारे संवाद जो है मैं अपने मन से रचता हूँ उनके लिए, कि इस हाल में उस पात्र ने इस तरह से अपने आप को अभिव्यक्त किया होगा। बहुत ज़रूरी अप्रोच और सही बात भी है कि पूरे तरीके से कल्पना करना और भुगा हुआ यथार्थ न लिखना, ये भी पाठक को एक अ, इसमें डाल सकता है कि इसे हम क्यों पढ़ें? इसे ना तो जी, ये घटित हो सकता है और ना कई बार होते हैं सच रुचिकर पाठक और बहुत पढ़ने वाले लोग जो होते हैं वो ऐसी चीज़ें खोजते हैं जो उनके जीवन जीवन से समानांतर जुड़ कर के मिलती हों। एक तरह से कहिए उनको जिसे पढ़ के आराम मिलता हो। मेरे ख़्याल इस जी। तरीके का लेखन जिसकी बात आप कर रहे हैं उसे पढ़ के आराम मिलता है, दिमाग को सुकून मिलता है और फिर और पढ़ने का भी मन करता है। जो यात्रा आपकी लेखन की रही, जिस तरीके से आपने लिखा, कभी आपके मन में ये आया कि मुझे समाज को कुछ संदेश देना है, मुझे ये अच्छा करना है, वो ठीक करना है? इस प्रकार के विचार कभी बतौर लेखक, बतौर साहित्यकार आपके मन में आए कि ये गलत है, इस चीज़ को मुझे अपने लेखन के माध्यम से लेकर के आना है? तो मैं समझता हूँ प्रज्ञा किसी भी रचना की पहली शर्त विचार ही है। अगर आपके पास में विचार नहीं है, तो आप कुछ भी रच लें, तो उसका अर्थ कुछ भी नहीं है। समाज के लिए वो अनुपयोगी है। पाठक का समय खराब करेगी, पन्ने खराब करेगी, स्याही खराब करेगी और आप एक खुशफ़हमी में यूँ जी रहे होंगे कि जैसे आपने न जाने क्या रच दिया है। मैंने हर कहानी को कोई न कोई विचार पे उठाए।
चौराहे पे सीढ़ियाँ मेरा सबसे पहला कहानी संग्रह था जो 2012 में आया था, जो हिंद युग ने उसे प्रकाशित किया था, तो उसकी जो शीर्षक कहानी है, तो ये अर्ध रूपक कथा है। इसमें सीढ़ियाँ जो है वो एक स्त्री के रूप में है, चूँकि वंश का आरोहण जो है वो सीढ़ियों से होता है। अगर समाज में स्त्री नहीं है, तो सीढ़ी के अगले पायदान पर आप जो है सीढ़ी के बिना नहीं जा सकते। तो वे सीढ़ियाँ जो हैं घर में, एक दिन उकता जाती हैं और उकता करके छोड़ देती हैं घर। वे सड़क पे आ जाती हैं। तो इस अर्ध रूपकात्मक स्टोरी में मैंने ये संदेश देना चाहा कि आप जिन स्त्रियों को दमित करके रखना चाहते हैं, आप जिन तो सिर्फ़ इतना नहीं है, उनकी अपनी अनुभूतियाँ हैं, उनकी उपयोगिता है और अंत में मैं ये कहता हूँ कि सीढ़ियों के बिना मनुष्य का कोई भविष्य ही नहीं। तो मेरी जो है चौराहे पे सीढ़ियाँ कहानी रूपकात्मक रूप से एक यही बात कहती है कि जो समाज का सबसे आवश्यक अंग है, वही सबसे अधिक उपेक्षित है और आप कोई जो है गलतफ़हमी में जी रहे हैं कि समाज आप चला रहे हैं, जबकि समाज वो स्त्री चला रही है। एक मंजिला भवन तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि उसमें सीढ़ियाँ नहीं हैं। तो इस तरह से कहानी जब आप कहें, तो आपके पास में अपना एक विचार होना चाहिए कि उस कहानी के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं। घटनाएँ घटित होती रहती हैं, संवाद होते रहते हैं, लेकिन उन संवादों से पाठक पाता क्या है? वो सोचता किस बात पर है? वो अटकता कहाँ पर है? उसे कौन-सी बात हर्ट करती है? कहाँ उसे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था? कहाँ उसे ये लगता है कि इस साहस को सलाम करना चाहिए? तो ये जब तक कोई रचना में नहीं है, तो मुझे लगता है कि ऐसी रचना अनुपयोगी है और मैं लगभग हर कहानी के बारे में पहले एक एक ही पंक्ति में सोचता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो फिर उसके बाद उसकी संपूर्ण जो लिखने का जो होता है रचना प्रक्रिया होती है, उस रचना प्रक्रिया के वक़्त मेरे भीतर वो बात जो हमेशा बनी रहती है कि मुझे इस कहानी के माध्यम से ये कहना है। ज़ाहिर है कि यदि हम कुछ लिख रहे हैं तो उससे क्यों लिख रहे हैं, ये पहला सवाल होना चाहिए, चाहे हम जी, लेखन अपनी पहली ही कोई लाइन लिख रहे हों या हम एक बहुत प्रतिष्ठित लेखक हों। मेरे ख़्याल ये जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, ये एक शाश्वत प्रोसेस है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका लेखन जिस तरीके से हम पढ़ते हैं, आपका शब्द चयन, उसमें अंग्रेज़ी के शब्द भी शामिल होते हैं और बहुत आसानी से जैसे कॉफ़ी या लाउंज, एयरपोर्ट, इस तरीके की जी, चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में आम हैं, जिसे अब एक कैटेगराइज़ करके नई वाली हिंदी एक शब्द एक लाया गया है। जी। तो आपका जो सारा लेखन प्रकाशित होकर के आया है, उसी बैनर के तले आया, प्रकाशित होकर के। और आज की तारीख में आपके जो शब्द हैं, आपका लेखन, आपकी जो किताबें हैं, वैसे वो हर उम्र का पाठक पसंद कर रहा है। लेकिन बतौर लेखक, जो एक युवा धुन है, उसकी तरफ ही पूरा झुकाव रखने का और पुराने चलन से आप बहुत अलग प्रतीत होते हैं। तो उ जी। उसको एक स्थापित करने का कोई विशेष कारण है? वाली हिंदी जो है उसके पीछे एक आशय ये भी था कि हर भाषा जो है शब्दों को अपने अपने भीतर आने देती है, उनको अंगीकार करती है। कोई भी भाषा जो कि शब्दों पर रुक जाएगी, उसका विकास होना असंभव हो जाएगा। हमें बहुत सारे शब्द जो हैं, आप यूँ देखेंगे कि जो अंग्रेज़ी में इतने सारे हिंदी के शब्द हैं, कि अब हमें ये भी एहसास नहीं होता कि वे हिंदी के शब्द हैं। हम मान लेते हैं कि अगर कोई अगर कोई कह रहा है बंगला कह रहा है कि साहब ये उनका बंगला है, तो वो अंग्रेज़ी में भी वही है। अगर कहीं लूटने की बात होती है, तो लूट भी वही है। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं ऐसे कि जो है जिनको अंग्रेज़ी भाषा ने अपने अपने भीतर अंगीकार किया है और इसी रूप में हम भी मानते हैं कि आप जो ये कहें लो पथगामिनी कहें तो रेल कहते हैं बहुत अच्छा है। और ऐसे बहुत सारे शब्द युग्म हैं जिनके लिए आपके लिए अंग्रेज़ी बहुत आसान है। अ, वो शब्द आपने उठाया और वो शब्द इतना प्रचलित है कि गाँव का, देश का, कहीं का भी व्यक्ति उसको सुनते ही सहजता से जान लेता है। तो हमने इससे कोई मोह नहीं रखा
कि अगर आपको हिंदी में लिखना है तो शुद्ध हिंदी के शब्द ही उपयोग में रहने। आप शुद्ध हिंदी के शब्दों को उपयोग में लीजिए, लेकिन वे शब्द जो कि आम व्यक्ति की बोलचाल में हैं, जनमानस में हैं, उनको आप सहजता से उपयोग करिए। वे बहुत आसान होते हैं और बात बहुत आसानी से आप तक आती है। अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, बाड़मेर मैं भी रही हूँ, वहाँ की पूरी जी, संस्कृति देखी है, बाड़मेर से जोधपुर की यात्रा अक्सर मैंने की है। ये अलग बात है कि मैं तब छोटी थी, पर मुझे सब याद है। और एक शुष्कता और वहाँ की संस्कृति, दोनों ही मैंने समझा। फिर भी एक चीज़ जो मुझे अक्सर ये लगती है कि सूखा है, बंजर है। लोग लोगों की बोली भी थोड़ी ऐसी हार्श मतलब एक बोलने का तरीका थोड़ा हार्श है। फिर भी वहाँ की संस्कृति में रस कैसे आता है? वहाँ साहित्य या किसी भी चीज़ के प्रति इतनी शुष्कता में आपके भीतर ये रस या फिर कहें ये संस्कृति में रस क्या बातें हैं जो उत्पन्न करती हैं? बहुत सुंदर बात कही प्रज्ञा आपने कि हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कोई पेंटिंग देख रहे होते हैं, जो कि एक ही रंग से बनी होती है। तो हमें ये नहीं समझ में आता कि ये एक रंग है, इसमें पेंट क्या है? लेकिन उसके भीतर शेड्स होते हैं बहुत सारे, अनगिनत कि आप उनको जब ध्यान से देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि यहाँ लाइट का इफ़ेक्ट अधिक है, यहाँ थोड़ा कम है, यहाँ अधिक है। तो सूखा है और रेगिस्तान है, पानी बहुत ही गहरा है। पहले तो ये हाल था कि 700-800 हाथ तक खोदते थे कुआँ तब उनको पानी मिल पाता था। पानी मीठा भी नहीं था। तो इस रेगिस्तान में जो लोग आए वो बड़े ही हिम्मत वाले लोग थे, जीवट उनका अदम्य था। तो उन सब लोगों ने मिल-जुल करके और अपने सुख जो थे, उनको साझा कर लिया कि अगर कुएँ से पानी खींचना है, तो वहाँ कोई एक व्यक्ति नहीं खींच रहा है, वहाँ सबके लिए सब खींच रहे हैं। ऊँट है, उसके साथ 2 लोग काम कर रहे हैं, पानी को बाहर डालने के लिए 2 लोग काम कर रहे हैं, पानी को ऊँट के ऊपर रखी जाने वाली जो पखाल होती है, उसमें उसमें डालने के लिए 2 लोग काम करते हैं। खेती कर रहे हैं, तो खेत को फसल लेने के लिए एक व्यक्ति नहीं जाता है या फिर जिसका खेत है, सिर्फ़ वही नहीं जाता। उस खेत में काम करवाने के लिए सारे लोग आते हैं। और वे सारे लोग सब खेतों में काम करते हैं। तो ये साझेदारी की जो संस्कृति है, ये रेगिस्तान की सबसे सुंदर बात है। और असल में ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ रेगिस्तान में ही है। ये लगभग हर उस जगह पर है जहाँ भी व्यक्ति को बहुत अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चाहे वो समंदर हो, तो वहाँ आप देखेंगे कि लोग काम के लिए जाते हैं, मछली पकड़ने जाते हैं तो कोई अकेला नहीं जाता। वो पूरी नाव जाती है और सब लोगों के एक सी ही तकलीफ़ें होती है, पर हिस्सा सबका एक सा ही होता है। तो ये जो साथ रहने की, साझेदारी की जो व्यवस्था है, ये व्यक्ति को खूबसूरत बनाती है। अब आपके दुःख इतने हैं कि आप लोक लोक कथाएँ बुनेंगे, दुःख इतने कि लोकगीत बुनेंगे आप। आपके पास में अपने आप को खुश रखने के लिए जो आप यूँ कहें कि प्रसन्नता के क्या उपाय हैं आपके पास? बहुत ही कम कि आप या तो संगीत रच सकते हैं या आप जो है बैठ कर के बात सुना सकते हैं। यहाँ रेगिस्तान में बात-पोश हुआ करते थे जो कि 2 ढाई घंटे की लंबी जो आपको स्टोरी सुनाते थे, बात-पोश कहते हैं उनको। तो वो कहानी ढाई घंटे तक चलती ही रहती थी। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ यहीं है रेगिस्तान में ही है। इस ढंग से स्टेज पर बैठकर कहानी कहने की परंपरा हर राज्य में है। तो यहाँ के लेकिन अब आप क्या है कि सारी प्रवृत्तियाँ तो है ही मनुष्य में। कि वो स्वार्थी भी है, लालची भी है, दुष्ट भी है, जो बदमाश भी है, हत्यारा भी है, क्रूर भी है। तो जहाँ कहीं भी होगा मनुष्य, वहाँ पर ये सब सारी की सारी प्रवृत्तियाँ आपको आम तौर पर सहज रूप से मिल जाएँगी। तो ऐसे में बहुत सारी जो व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली घटनाएँ हैं, वे भी सब कहानियाँ ही हैं। और एक और बात है कि इतना सूना है रेगिस्तान, कि ये यहाँ रेत ही रेत है। तो जब रेत ही रेत है तो आपके पास रंग के लिए क्या है? तो यहाँ के जो लोग हैं, उन लोगों ने रंग को अपने पहनावे में अपना लिया। तो आप जब भी यहाँ आएँगे, आप तो यहाँ पर रही हैं, आपने तो जो अच्छे से देखा है कि इतने चटक रंग
बहुत कम जगहों पर पहने जाते हैं। हर रंग यहाँ पर ओढ़नी में और आप आप मतलब दूर से भी देख लें ना कि साफा भी बाँधा हुआ है, पगड़ी भी बाँधी हुई है, तो वो भी बहुत सारे रंगों की है। तो कल्चर तो जो है ना फूल की वो आप यूँ कहें स स संस्कृति तो फूल की सुगंध होती है। बाहर से जो दिखता है, वो तो अलग चीज़ है बिल्कुल। तो रेगिस्तान बस ऐसे ही है, विविधताओं से भरा हुआ है। ये बात बहुत सही कही आपने। इनफैक्ट हम लोग जो जयपुरी लहठी पहनते हैं, जो लाख की बनती है, उसका प्रचलन मिथिला में भी बहुत ज़्यादा है और वो जी, जयपुरी ही लहठी लाख की हम लोग उसको कहते हैं और वाक़ई वहाँ पे रहते हुए मैंने कालबेलिया नृत्य खूब देखा और स्कूल में किया भी है, जब मैं स्कूल में पढ़ा जी। करती थी वहाँ पे हाँ, और तो उसको उसको गाया भी खूब वहाँ पे, वहाँ के आपके आकाशवाणी में कलाकार आते थे, मैं सुनती थी और बिल्कुल, वो दिन ही बड़े खूबसूरत थे और मैंने देखा है वहाँ स्त्रियों का जो सजना-धजना होता है, उसमें उनकी जो ज्वेलरी होती है, वो भी अलग तरीके की जी, होती है और शरीर का हर अंग सजाने की ज्वेलरी, आपके बाँह से लेकर के और गले में भी अलग तरीके का और बाल भी खूब अच्छे सजाते हैं वे। और रेगिस्तान में रहने के लिए बालों को किस तरीके से रखने का प्रबंध है, उन सारी चीज़ों को भी मैंने नोटिस किया था। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वाक़ई सारी चीज़ें मिल कर के एक बहुत खूबसूरत दृश्य उत्पन्न करती हैं, तो सही बात है कि व्यक्ति के अंदर सृजन के अंकुर तो फूटेंगे ही। ये बहुत अच्छा वक्तव्य आपने अच्छी बातें बताई यहाँ पर। अ, आपकी जो शैली है बोलने की भी, चूँकि आप जो खुद रेडियो से हैं, तो जी, बहुत प्रिय शैली है और हम सब आपको थैंक जब कहीं सुनते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनते हैं। आपकी आवाज़ ऑफ़ कोर्स एक बहुत ख़ास आवाज़ों में से है, रेडियो के व्यक्ति हैं आप। तो इस मंच पे आपसे आग्रह रहेगा, कविता या गद्य में से कुछ भी थोड़ा-सा पाठ, अंश पाठ आप ज़रूर करें। जो प्रज्ञा जी मेरी अभी हाल ही में किताब आई है नई अ, मिट ये मिट जान ये हाँ, जी, इसके अंदर क शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। शॉर्ट स्टोरीज़ माने कि जो हिंदी में हम लोग कहें कि 5,000 10,000 शब्दों की जो कहानियाँ हैं, तो इसमें से एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी में से मैं एक छोटा-सा अंश आपके लिए पढ़ देता हूँ। जी, जी, बहुत-बहुत बढ़िया। माँ और बेटी का संवाद है ये जो कहानी में। माँ ने एक बार फिर आले की तरफ देखा और थाली में साग रखा। माँ रेहा को देखने लगी, जैसे पूछ रही हो, हाथ धोए क्या? रेहा ने पल भर में अपनी हथेलियाँ दिखाई। माँ उसकी नन्ही हथेलियों को देखने लगी थी। रेहा मुस्कुराने लगी। माँ, है ना एकदम साफ? हाँ, अन्न ईश्वर का प्रसाद होता है। उसे साफ हाथों से ही छूना चाहिए। देखो माँ, मैंने झूले पर बैठकर खाना छोड़ दिया। अब ईश्वर प्रसन्न रहेंगे। हमें उनके आसन से ऊपर नहीं बैठना चाहिए। माँ मुस्कुराती है। रोटी का एक छोटा टुकड़ा रेहा के मुँह में रखती है। रेहा उसे खाकर भरे गले से कहती है, नहीं माँ, मैं आप खाऊँगी। माँ रोटी को कोमलता से तोड़ती है, थाली में लगातार देखती है, साग को रेहा की तरफ सरकाती है, खुद हल्की मिर्ची वाली तरी में रोटी का टुकड़ा भिगोती है। माँ, ईश्वर सब कुछ देखते हैं, तो क्या वे हमको खाना खाते हुए भी देखते हैं? हाँ, मगर पहले खाना खाओ, हम बाद में बात करेंगे। रेहा धीरे-धीरे खाती है, माँ उसका साथ देती है, इसी तरह धीरे-धीरे। माँ रेहा को अपने पास सुलाती थी, इस तरह जैसे सब कुछ खो गया हो और यही आखिरी चीज़ उसके पास बची हो। रेहा के सिर को चूमती, उसको अपनी बाँह में इस तरह छुपाती कि रेहा के दोनों गाल माँ की बाँह को दोनों तरफ से छूने लगते। माँ हूँ, क्या ईश्वर सबको खाना खाते हुए देखते हैं? हाँ। माँ, क्या ईश्वर को इससे प्रसन्नता होती है? हाँ। माँ, क्या जब कोई खाना नहीं खाता, उसे भी ईश्वर देखते हैं? माँ चुप हो गई। वह छत देख रही थी। छत में एक लकीर बनाई थी, एक दरार, जैसे कोई पतला धागा बेढब चिपका हो। ये एक अंश है छोटा-सा। माँ और बेटी का संवाद है, तो मैं पाठक को ये कहना चाहता हूँ कि सब कुछ ईश्वर नहीं करेंगे। अगर कोई भूखा सो रहा है, तो उसे आपको भी देखना चाहिए। आपको ईश्वर के इंतज़ार में नहीं रहना चाहिए। आपको आगे बढ़ कर के
और उसकी मदद करनी चाहिए। एक छोटी बच्ची माँ से पूछती है कि अगर ईश्वर हमें खाना खाते हुए देख कर के प्रसन्न होते हैं, तो क्या उन्हें इस बात का दुःख होता है कि कोई खाना खाए बिना सो गया? तो आप अपनी कहानी में यही बात कहना चाहते हैं कि एक-दूसरे की जो मदद कीजिए। ईश्वर आपके अंदर है, वो कहीं से आने वाला नहीं है बाहर से। ईश्वर कहीं पर स्थापित नहीं है। ईश्वर का अपना कोई घर नहीं है। ईश्वर हर व्यक्ति के भीतर है और आप अगर किसी की जो मदद कर सताते हैं, रुलाते हैं, तो आप ईश्वर नहीं हैं, आप जो है राक्षस हैं। तो मैं कहानी के माध्यम से बस छोटी-छोटी बातें कहना चाहता हूँ हमेशा। बहुत प्यारी बात और मैं भी आपकी इस बात से बहुत सरोकार रखती हूँ। मेरी एक दोस्त हैं हम लोग ऑफ़िस में साथ में काम करते हैं, वो हमेशा ये कहती हैं कि मेरे यहाँ जो भी काम करने वाला आता है, मेड हो, उसके बच्चे हों जी, और जी। अगर मैं उसके सामने खाने का प्लेट देती हूँ, अगर वो उसे इस तरीके से खाते हैं कि जैसे उसके लिए कितनी अनोखी चीज़ है, तो मैं पूरे एक कुछ महीनों तक उसको अच्छा खाना, उसको ढंग से खाना ही खिलाती हूँ ताकि उसका अंतस भर जाए कि उसने खा लिया, उसने सब कुछ उसको सुख मिल रहा है। तो ये चीज़ वो हमेशा करती है, मुझे ये आपकी बात वाह! से ये घटना याद आ गई। वो ये कहती थी कि मैं जब मेरे यहाँ कोई काम करने आता है या आती है, तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि उसका पेट मेरे यहाँ आकर के भरे। तो ये एक जी, बहुत सुंदर। भौतिक बात है, लेकिन इसमें बहुत संदेश निहित है। तो मुझे आपकी बहुत सखी अच्छा ईश्वर है। मुझे एक गूज़बम्प्स सा हुआ, आपकी जो मैंने कहानी अंश-पाठ सुना, तो गूज़बम्प्स सा हुआ, बहुत अच्छा लगा, रोंगटे खड़े। हुँ, हुँ। जी। इतनी प्यारी-प्यारी कहानियाँ लिखी हैं, आपके पसंदीदा लेखक-कथाकार कौन है? अ, आज के दौर में जो लिखने वाले हैं मुझे मानव कौल का लिखा बहुत अच्छा लगता है। मानव की पहचान अभिनेता के रूप में हो सकती है लेकिन मैं उनको उस समय से जानता हूँ कि जब वो अपने लिए ड्रामा लिखते थे और फ़िल्मों में काम नहीं करते थे वे। तो मानव कौल की लेखनी मुझे इसलिए भी मतलब पसंद है कि उनके भीतर जो पात्र हैं, वे पात्र इतने उन्मुक्त हैं कि उन पर कहीं भी कोई और पात्र का या आप जो असर नहीं दिखता। उनको पढ़ते हुए आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि ये लेखक ने कहा है। आपको लगेगा कि वो पात्र ही बोल रहा है। उन पात्रों का कायापन, उनकी सादगी, उनकी लालच, उनकी इच्छाएँ, वे सब इतनी ओरिजिनल हैं कि वो लेखन पढ़ते हुए हार्दिक रूप से मैं खुश रहता हूँ कि ये मानव कौल ने लिखा है। वाक़ई उनके बहुत सारे अ, फ़िल्म्स मैंने देखे हैं, उनकी किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन मेरी फ्रेंड्स हैं सुप्रिया वग़ैरह जो जी, हिंदी साहित्य से जुड़ी हैं सभी लोग जी, बिल्कुल। काफ़ी उनके समीक्षा लिखते रहते हैं। अंतिमा और बहुत सारी उनकी किताबें जो जी, उनकी समीक्षा मैंने पढ़ी है और वाक़ई एक हाँ, आकर्षण डेवलप होता है। उनके उनके व्यक्तित्व, उनके लेखन सबसे एक तरीके का एक आकर्षण डेवलप होता है कि इसे पढ़ा जाना चाहिए। मैं भी इस बात से सहमत हूँ। तो मैं भी ज़रूर कोशिश करूँगी कि इस साक्षात्कार के बाद मैं एक किताब उनकी ज़रूर मँगाऊँ और ज़रूर पढूँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, आप रेडियो से बिलॉन्ग करते हैं, आकाशवाणी से हाँ हैं आप। जी। क्या आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों, हमारे श्रोताओं को कि देश में रेडियो की प्रासंगिकता कितनी है आज के दौर में और आकाशवाणी के या प्रसार भारती के साथ में इसका भविष्य कैसा है इस समय? देखिए, मैं जब आया था रेडियो में, तो उस वक़्त लोग ऐसा कहते हैं कि रेडियो अपने स्वर्ण काल से फिसलने लगा था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ जैसे मैंने आपके आपके जो हैं पिताजी पीएन झा सर के साथ काम किया है। प्रभात नारायण झा सर जो है वो इतने अद्भुत व्यक्ति थे टैलेंटेड कि हम एक बार एक स्पॉट रिकॉर्ड कर रहे थे स्टूडियो में। मुझे 5-1 साल की नौकरी के बाद में पहली बार लगा कि स्टूडियो एक उपकरण वस्तुतः रचनाशीलता व्यक्ति के भीतर है। तो वे जो हमने स्पॉट रिकॉर्ड किए थे, वे इतने स्तर के थे कि मैं समझता था कि ऐसा काम सिर्फ़ जो है बॉम्बे में हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है, बाड़मेर में नहीं हो सकता। तो रेडियो में बेहद प्रतिभाशाली लोग रहे हैं, जिन लोगों उनका पठन और जो उन्होंने काम किया है, वो बेहद
सुंदर काम है, यानी वो इतना बड़ा आर्काइव है कि उस आर्काइव को आप कभी भी नहीं नकार सकते। दूसरी बात कि अल्टरनेट मीडिया, जब अल्टरनेट मीडिया आया है, तो आपके पास पहले गाने सुनने के लिए इकलौता जो माध्यम था रेडियो। आपके पास में टेप रिकॉर्डर होता था, तो आपके पास में संगीत जो होता था वो 8 कैसेट, 10 कैसेट, 100 कैसेट से अधिक नहीं हो सकता था। लेकिन रेडियो आपको लाखों गानों में से कोई कोई गीत आपको देता था, तो एक तरह का आकर्षण था। लेकिन जिस तरह से अल्टरनेट मीडिया का जो हुआ है, प्रसार हुआ है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी ने हर चीज़ को एक जगह इकट्ठा कर दिया है और कुछ एक जीबी के भीतर आप बहुत सारे संगीत को इकट्ठा करके रख सकते हैं, फ़िल्मों को रख सकते हैं। अब आपने अपने यूट्यूब के ऊपर अकाउंट्स बना लिए हैं, चैनल बना लिए हैं लोगों ने। वे वहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। संगीत आपको इस तरह उपलब्ध है कि कुछ पे भी नहीं करना करना पड़ता आपको, तो आप अपनी सुविधा और रुचि के अनुसार कर लेते हैं। लेकिन आकाशवाणी जो माध्यम है उसकी ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता, उसका मुकाबला अल्टरनेट मीडिया कभी नहीं कर पाएगा। कि अगर कोई बात आकाशवाणी से कही गई है, तो उस बात की सत्यता को 100% लोग मानते हैं और लोग ये भी दावा कर सकते हैं कि अगर ये झूठ हो, तो हम इसके लिए शर्त लगा सकते हैं। तो इतनी विश्वसनीयता दूसरा कोई मीडिया नहीं ला पाएगा। दूसरी बात कि तकनीक जो है वो खुद को खा जाती है, खुद को खाकर आगे बढ़ती है। आज हमको लगता है कि ये बहुत जो अद्भुत काम हुआ है, कल हमें पता चलता है कि हम तो बहुत बड़ा बोझ लिए घूम रहे थे, अब ये और हल्का हो गया। तो तकनीक का भूत जो है वो अपने आप को खाता हुआ आगे की ओर स्पीड से जा रहा है और सूचनाओं से उसने मनुष्य को इतना ओवरलोड कर दिया है कि वो सूचना उसके लिए अभिशाप बन के रह गई है। कि हुँ, जिन सूचनाओं की आपको आवश्यकता नहीं है, अगर आप जो अनुभूतियों की बात करें, तो जो हादसे हैं, वे हादसे आदि अनादि काल से हो रहे हैं। लेकिन अब आपके पास इतने हादसों की सूचना आती है, कि आप समझते हैं कि जैसे ये सब विप्लव अभी आया है, ये सारी आपदाएँ अभी आई हैं। तो सूचनाओं की अधिकता अभी ठीक नहीं है। उससे बेहतर ये था कि आप आकाशवाणी में एक नियमित रूप से इंतज़ार करते थे और नियत समय पर न्यूज़ सुनते थे, तो वो आपको एक सारगर्भित सूचना मिलती थी और आप अपने रोज़मर्रा के काम में लगे रहते थे। अब आपके भीतर दिमाग के भीतर इतना सारा बोझ उठाने की हिम्मत नहीं, लेकिन फिर भी आप पगलाए हुए स्क्रॉल किए जा रहे हैं, कुछ ढूँढे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अस्वस्थ कर रही है, जबकि मैं समझता हूँ कि आकाशवाणी आपके स्वास्थ्य का पूर्ण ख़्याल रखता रहा है और आने वाले समय में भी वही रखेगा। आपको सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, ये तीनों जो उसके लक्ष्य हैं, इसको वो बहुत सुंदरता से पूरा करेगा। तो मैं नहीं समझता प्रज्ञा कि कोई ऐसा अल्टरनेट मीडिया होगा कि जो व्यक्ति को स्वस्थ रख सके। हो सकता है कि पॉपुलर कुछ भी हो जाए, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के लिए आकाशवाणी से बेहतर कोई माध्यम नहीं। मैं पूरी तरह सहमत हूँ इस चीज़ से और मैं कई बार अपने ऑफ़िस से लौटते हुए इस कोलाहल में विविध भारती सुनते हुए लौटती थी और मुझे बड़ा ही सुकून वाह! मिलता था। तो मैं जी, 2015 की बात कर रही हूँ, जो कि मेरे बचपन के रेडियो के संस्कार हैं। तो मैंने जब बहुत परेशान रहना शुरू कर दिया ट्रैफ़िक में, तो मुझे लगा नहीं मुझे इस ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स की ये फ़िल्में मुझे आराम नहीं दे रही हैं। ये देखना इन्हें आराम नहीं जी, दे रहा है और विविध भारती लगा लेना तो 2 बातें होती थी, एक तो एक मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म नहीं होती थी, क्योंकि रेडियो सुनने से मोबाइल की बैटरी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और दूसरा अच्छा उम्दा कार्यक्रम, नाटक कभी-कभी सुनने को मिलते थे और बहुत सारी चीज़ें। अन्नू कपूर को मैंने बहुत ज़्यादा फिर सुना उस पे और जहाँ से हाँ, मेरी ये मेरी सबकी रुचि प्रिय है, बिल्कुल। और मैं सच बताऊँ आपको तो मेरी रुचि जो इसमें आने की एक अपना शदल रेडियो एक इसकी जो शुरुआत कहीं न कहीं से हुई है उसकी नींव रेडियो ही है। तो ये तो सच है। आपने बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे अभी अपने वक्तव्य में कहीं। संक्षेप में क्या आप कहना चाहेंगे कि पढ़ने पे, पठन-पाठन पे और लेखक बनने की और जो साहित्यकार बनने की जो प्रक्रिया होती है एक, उसमें सोशल मीडिया ने क्या भूमिका अदा की है? सोशल मीडिया ने जो है प्रज्ञा बहुत सुंदर काम भी किए हैं, बहुत सारे सुंदर काम ऐसे कि आपके पास में जो आपकी अभिरुचि की जो विषय हैं अभिरुचि के, उन पर क्या बेहतर काम किया गया है, ये सोशल मीडिया ने बहुत तीव्रता से आप तक जो पहुँचाया। दूसरा ये कि
आप जिन स्वस्थ साहित्य को आप पढ़ना चाहते हैं, जो आप लिखना चाहते हैं, जो आप आस-पास में महसूस कर रहे हैं, तो उसकी छान-बीन में, यानी कि आप छाँटेंगे कैसे उनको, तो इसके लिए भी सोशल मीडिया बड़ा उपयोगी साबित हुआ है। आप ये देखें कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे इस ढंग के ब्लॉग्स हैं कि जिनमें सिर्फ़ थोड़ा-सा फूहड़ हास्य है या फिर कोई जो हँसी-मज़ाक की बात कह दी है या ऐसा है कि कोई नाच रहा है, तो उनके लाखों फॉलोवर्स उन जो अकाउंट्स के। लेकिन कहीं पर लिटरेचर की बात हो रही है, डांस की बात हो रही है, कोई आर्ट की बात हो रही है, तो वहाँ पर बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। लेकिन जब आप समाज में जाएँगे ना, तो आपको बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि होंगे लाखों फॉलोवर्स, लेकिन ये फूहड़ता है। ये समाज के लिए कोई उपयोगी चीज़ नहीं है। तो हालाँकि वे खुद भी देख रहे हैं तभी तो जान रहे हैं कि ये फूहड़ता है। तो उनकी व्यूअरशिप जो है वो इसी पर है कि लोगों के सामने उपलब्ध है, स्क्रॉल करते हुए अपने आप आ रहा है। सोशल साइट्स का अपना फंडा है कि कि जो चीज़ ठीक देखी जा रही है, उसे और अधिक दिखाओ, उसकी रीच बढ़ाओ, ताकि हम अच्छे से विज्ञापनों का जो व्यवसाय कर सकें। लेकिन साहित्य की बात है अगर, कोई लोकगीत की बात है, लोक कला की बात है, तो उसकी रीच अगर थोड़ी बहुत भी मतलब कम है तो सोशल साइट्स उसको आगे नहीं बढ़ाती, उसकी रीच उतनी ही रह जाती है। लेकिन समाज में ऐसा ही है कि समाज आमतौर पे बहुत कम जागरूक जो लोग होते हैं, उनके सहारे आगे बढ़ता है। तो ये कोई चिंता की बात नहीं है। मेरी किताबें भी जो है अगर मैं बताऊँ कि सोशल मीडिया नहीं होता तो मेरी किताबें नहीं बिक रही होती। मैं किताबों को थैले में लिए हुए और बाँट रहा होता अपने दोस्तों को कि देखिए मैंने एक किताब छपवा ली है, आप इसे पढ़िए। मेरी पहली किताब थी कि हिंदी में किताबें छपने से पहले बुक नहीं होती थी। लेकिन शैलेश जी ने ये कहा, शैलेश भारतवासी जो कि सीईओ हैं हिंदीयों के, उन्होंने मुझे कहा कि हम जो है किशोर जी हिंदी की किताब को प्री बुकिंग के लिए रखते हैं अंग्रेज़ी किताबों की तरह। तो वो पहली किताब थी जिसे हिंदी में प्री बुकिंग के लिए रखा गया और ये एक बहुत जो है नई बात थी। तो पहला संस्करण जो था वो 30 दिन में ही बिक गया। अब आप सोचिए कि अगर सोशल मीडिया नहीं होता, ऐसे ई-कॉमर्स के नहीं होते प्लेटफ़ॉर्म, तो मेरी किताब कहीं नहीं पहुँच सकती थी वो। मैं ऐसे ऐसे ही बाँट ही रहा होता, तो सोशल मीडिया बहुत हेल्प करता है। जो लोग लिखने का काम करते हैं, कला का काम करते हैं, उन लोगों से मैं ये कहूँगा कि आप सोशल मीडिया पर रहें, उसको अपना वक़्त दें, सुनियोजित तरीके से वक़्त दें, इससे दूर ना रहें। ये इस दौर का ऐसा आप यूँ समझिए तंत्र है कि आप इस पर बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ सकते हैं। आपकी बातों में सकारात्मकता है, जिसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक बैलेंस होना चाहिए अप्रोच में जी। किसी भी विधा में एक बैलेंस होना चाहिए। बहुत सारी बातें हुई। आपके परिवार के बारे में आप कुछ 2 शब्द कहें कि आपको बनाने में उनकी क्या भूमिका है? हाँ, ये बड़ी सुंदर बात है। अभी जो छठी किताब आई है, ये किताब मैंने आभा को डेडिकेट की है। तो वो इस बात पे हँस भी रही थी कि 5 किताबों के बाद चलिए ठीक है, हमारा नंबर तो लगा। तो आभा वो व्यक्ति है मेरे जीवन में कि उनके साथ रहते हुए मुझे कभी ये नहीं सोचना पड़ा कि मैं कितनी देर बैठकर लिख रहा हूँ या घर के कितने काम बाकी हैं जो कि मेरे हिस्से में थे। कई बार ऐसा होता था प्रज्ञा कि मैं उनसे कहता कि मेरा जो है वो काम बहुत ड्यू है। अभी मैं 7 से 8 घंटे तक भी अगर कमरे से बाहर नहीं आता हूँ, तो आप मुझे खाना, चाय कुछ मत पूछिएगा। और वे अक्सर ऐसा ही करती थी कि लिख रहे हैं, लिखने दीजिए, भूख लगेगी, चले आएँगे। तो उसी हाल में जो उन्होंने हमेशा साथ दिया, मैं कुछ भी सोचता था तो मैं उनको सबसे सबसे पहले बताता कि अब्बा मुझे लग रहा है, ये एक ऐसी कहानी है। तो वे बोलती लिख कर के दिखाइए। तो मैं उसे लिखना आरंभ करता, फिर मैं पहला पहला जो है, जो उनको सौंप देता ड्राफ्ट कि ये देखिए, ये हुआ है। संजय व्यास मेरे मित्र हैं बचपन के और संयोग से वो आकाशवाणी में ही हैं, कार्यक्रम अधिशासी हैं, साथ पढ़े हुए हैं मेरे। संजय जी को मैं भेजता था कि एक बार का इनको देख लीजिए। तो फैमिली में ये रहा कि 2 बच्चे हैं और वे हेल्दी हैं और अपने एजुकेशन के साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे, काम कर रहे हैं अपना। घर में पिताजी जो थे वो इतिहास के जो अध्यापक थे, तो
जब मैंने आँखें खोली तो मेरे सामने बहुत सारी किताबें थी। तब मुझे समझ नहीं आता था कि एक व्यक्ति इतनी सारी किताबों का क्या करता होगा। अब उनसे भी उनसे भी अधिक किताबें मेरे पास हैं, तो शायद कोई देखकर सोचेगा कि ये 400-500 किताबें आपने घर में क्यों जमा की हुई हैं। परिवार अच्छा है, सुंदर है और आप सब लोगों की शुभकामनाओं से बहुत ही अच्छा है। परिवार के साथ में जो आपका घर है राजस्थान में जिसकी तस्वीरें आप डालते हैं और वो खासकर एक दीवार जो जहाँ वो बहुत खास दीवार है, वो बड़ी आकर्षक लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई कैलेंडर देख रहे हैं, कोई वार्षिक कैलेंडर कहीं से प्रोफेशनली शूट होकर के आए, तो आपने पूरा सेटअप जो रखा है, देशज सेटअप में कुछ एक आधुनिक चीज़ें जो इस तरीके से इंट्रोड्यूस की हैं आपने, कलात्मक पक्ष शानदार, बहुत मज़ा आता है आपका अकाउंट फॉलो करते हुए भी। किशोर जी, अब मैं आती हूँ, अब हम ऑलमोस्ट टुवर्ड्स एंड हैं। तो अब आप देख रहे हैं ज़माना बहुत बदल गया है, चीज़ें टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है और हाल ही में आप देख रहे होंगे कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से कितना आर्ट, कितनी पेंटिंग, कितनी कहानियाँ और ये सारी बातें आ गई हैं अब। तो क्या आप भी इस तरफ कुछ सोच रहे हैं कि क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसका? देखिए, मैं तो जो है ना इतना अतकनीकी व्यक्ति हूँ कि मुझे अपना जो फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन उसमें भी इतने सारे फ़ंक्शन है, मुझे नहीं मालूम कि उनका क्या काम उपयोग जो हमारी हेल्प करता होगा। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को लेकर के मैं जागरूक हूँ। मैं ये जान रहा हूँ कि अगर आप जैसे देखें कि पहले याहू चैट था, वो वो याहू चैट नहीं रहा। तो अगर आप याहू चैट के प्यार में ही पड़े हुए थे, तो आप बहुत पीछे छूट गए। ऑरकुट था तो ऑरकुट भी नहीं रहा और बहुत सारे इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म थे कि जो जो आए, जिन जहाँ पर बहुत सारा वॉल्यूम था, पर वक़्त के साथ वो बह गए। तो अभी का जो दौर है, इस दौर को आर्टिफ़िशियल जो इंटेलिजेंस जो है, वो आने वाले वक़्त में जो अधिग्रहित कर लेगा, कि आपके असंख्य काम सिर्फ़ उसी के सहारे हो रहे होंगे। कुछ होंगे बॉट्स जो कि आपके काम अपने आप पूरे कर देंगे, बिल भरना है, पेमेंट करना है, सिक्योरिटी करनी है आपको, लिखना है, पढ़ना है, फ़िल्म बनानी है, तो वे आपको एक टेम्पलेट दे देंगे, क्या फ़िल्म बनाना चाहते हैं आप? तो आप उसमें अपना सब शूट करिए, रॉ वीडियो शूट करिए और उसको सौंप दीजिए, तो वे अपने आप जो है वो सारे अ, सारा एडिटिंग का काम अपने आप कर लेंगे। आपको स्टोरी लिखनी है तो आप ये पात्र और घटना के बारे में थोड़ा-सा लिख के दीजिए, तो आपको एक अच्छी कहानी लिख के देगा और आपको यकीन होगा कि ये कहानी पहले किसी ने नहीं लिखी है। लोगों को ऐसा भी लगता है कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंटरनेट पर उपलब्ध सिर्फ़ सूचनाओं के आधार पे काम कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि उसका अपना जो काम है, सोचने का तरीका है, पैटर्न जो उसने अ, अपने पास में रखे हुए हैं कि कैसा करने से क्या होता है, तो उसके अनुसार भी काम करता है। अभी हाल ही में मुझे एक दोस्त ने ये चैट जीपीटी ऑन करके और फिर 3 जो है शब्द डाले कि इस पर आप जो है पोएट्री कीजिए। तो वो इतनी सुंदर कविता थी कि मैं यकीन नहीं कर सकता था कि ये कविता आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के थ्रू लिखी गई है। और आपने वो कविता पहले कहीं नहीं पढ़ी होगी। उस कविता का शिल्प बहुत अच्छा था और यहाँ तक कि उसमें उसमें भावनाएँ थी, इमोशंस थे कि आपको पढ़कर लगा कि सचमुच क्या सुंदर बात कही है इन्होंने। तो आप आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को लेकर के हर आदमी को सावचेत रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, रास्ते तलाशने चाहिए। बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जिनके लिए व्यक्ति अपना खूब सारा श्रम लगाता है। तो हुँ, उससे उससे बचने के लिए इसकी हेल्प आदमी को लेनी ही चाहिए, जी, मैं ये जी। समझता हूँ और लिखने के मामले में समझता हूँ कि जब तक कि कुछ कुछ अधूरा नहीं छूटता है, एक नहीं होगी। इंसान लिखेगा तो उसके अंदर खामियाँ होगी और वही उसकी सबसे अधिक सुंदर बात होगी। मतलब पहलू में सकारात्मकता देखना आपसे सीखना चाहिए और ये समय की ज़रूरत भी है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ के प्रति उदास होकर के बैठ तो नहीं सकते हैं, जीना है, ज़िंदगी है। तो अभी आपने फ़िल्मों की बात की, सीरीज़, वेब सीरीज़ भी आजकल ओटीटी बहुत चलन पे है, तो एक लेखक के तौर पे क्या आप इस दिशा में काम करने का सोच रहे हैं कि आपकी कहानी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर आए या कहीं वेब सीरीज़ पर आए, ऐसी कोई आपकी तैयारी है या प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं? तो क्योंकि मेरे पास में ना बहुत साल पहले ऑफ़र था
टीवी सीरियल्स के लिए जब ये ओटीटी नहीं थे, तभी मुझे एक जो है बॉम्बे के प्रोडक्शन हाउस के जो लोग थे उन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि आप हमारे लिए स्टोरी लिख दें क्योंकि उनको मेरी 2 किताबें बहुत अच्छी लगी थी। तो उनसे मैंने ये कहा कि मैं अपने आप को उपयुक्त पात्र नहीं मानता हूँ ये काम करने के लिए। मैं जहाँ रह रहा हूँ और मैं जिस तरह की नौकरी कर रहा हूँ, वो मुझे इस बात के लिए उकसाती है कि अपने इस रेगिस्तान के जीवन में आम तौर पे यहीं रहो, यहीं पर जियो और अपना काम करते रहो। ओटीटी पर आना चाहिए लेखकों को, संभावनाओं का क्षेत्र है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा पैसा है यहाँ पे और काम की खूब संभावनाएँ हैं यहाँ पे। तो जो योग्य है, प्रतिभाशाली है, जिसके पास अपना एक आइडिया है, ओरिजिनल आइडिया है, उसके लिए कोई कमी नहीं है। ओटीटी को आप देखिए कि उसने लगभग ये हाल कर दिया है कि सिनेमा घर जाना छूट रहा है और हम सिनेमा घर इसलिए जा रहे हैं कि बहुत अरसा हो गया है, हम बाहर भी नहीं निकले, हमने हमने आस-पास जो है लोगों को नहीं देखा, असामाजिक हो गए हम हमारे ही घर में हैं। तो इसलिए वो सिनेमा अभी तक है मतलब बचा हुआ। पर फ़र्क तो बहुत आ ही गया है इसमें। ओटीटी आने वाले वक़्त में बहुत सुंदर काम ये करेगा कि लोग फ़िल्में बनाने लगेंगे ओटीटी के लिए, वेब सीरीज़ बनाने लगेंगे, छोटे-छोटे कस्बों में ये काम होने लगेगा। तो बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज़ भी हैं कि उनको शुरुआती दौर में बहुत जो है वो समर्थन नहीं मिला, दर्शक नहीं मिले। लेकिन जैसे ही उनको ओटीटी मिला, तो वे बहुत मतलब पॉपुलर हुई हैं। उन्होंने बहुत मतलब रेवेन्यू अर्न किया है। हुँ। तो ओटीटी का भविष्य बहुत अच्छा है, काम करते रहना चाहिए। हालाँकि मैं ये भी यकीन रखता हूँ कि इनसे बेहतर माध्यम आने वाले हैं। बहुत बहुत वाजिब यकीन है और सही बात है, इंसान हमेशा अपनी बेहतरी के लिए ही काम करता है। तो जाते-जाते पूरी चर्चा उस पूरी वार्ता के दौरान बहुत ही अच्छी बातों से हमारा परिचय हुआ, आपके जीवन के अनुभव, आपके परिवार के बारे में, आपका लेखन, बचपन, बहुत सारी चीज़ें आपने हमसे आज साझा की। ये सब कुछ सच बात है कि समय दर्ज ये जो समय है आज है, वर्तमान है, इसे हमने दर्ज किया है यहाँ पर। शद्दल रेडियो के माध्यम से ये औरों तक जाएगा और ज़ाहिर बात है मैं प्रभावित हूँ, मेरा मानना है कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो खोज रहे हैं, उन तक ये ज़रूर जाएगा। क्योंकि बिल्कुल, कोई बात है, अच्छी बात है, उसी तक जाती है जो उसे खोजता है। तो सच। ये मेरे ख़्याल है ये आज हमने यहाँ पर आपसे इस बातचीत को शद्दल रेडियो के साक्षात्कार को यहाँ पूरा किया। आप यहाँ पर आए, इसकी हार्दिक प्रसन्नता है हमें और इस तरह इस कार्यक्रम को हम यहाँ पर अंत करते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। ये हमारा सौभाग्य है मेरा। बहुत शुक्रिया। जी।